Assalamu alaikum students. My topic of presentation is errors of measurement in predictor variable. इससे पहले हम कर चुके हैं errors of measurement in response variable. ठीक है, अब हम प्रेडिक्टिव वेरिएबल में चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि एरर एग्जिस्ट करने की वजह से हमारे पास हमारे रिजल्ट्स पे, वेरिएंसेस पे, एस्टिमेटेड OLS एस्टिमेटर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. Consider a simple linear regression model given as yi equal to alpha plus beta xi steric plus epsilon I इक्वेशन है. अब xi steric जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास अनऑब्जर्वेबल वैल्यू है किसकी, प्रेडिक्टिव वेरिएबल की. yi क्या है, ट्रू एंड ऑब्जर्वेबल वेरिएबल ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल. xi steric ट्रू बट अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल ऑफ द प्रेडिक्टिव वेरिएबल. xi वेरिएबल ऑब्जर्वेबल वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टिव वेरिएबल एंड एप्सिलॉन आई डिस्टर्बेंस टर्म, यानी कि हमारे पास क्या है, रैंडम टर्म और इक्वेशन एरर भी इसको कहते हैं. नो वी ऑब्जर्व एक्स आई. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेफिनेटली देखें एक्स आई और एक्स आई दो हैं और इसको स्टारक से शो कर रहे हैं, दोनों ही अब प्रेडिक्टिव वेरिएबल हैं. अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई स्टारक प्लस डब्ल्यू आई. और यहाँ पे हम एक्स आई स्टारक ये जो डब्ल्यू आई है इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस में ये यूँ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी. वेयर डब्ल्यू आई रिप्रेजेंट्स एरर ऑफ मेजरमेंट इन एक्स आई स्टारक. नाउ वी एस्टिमेट. अब हमने एस्टिमेट करना है स्टूडेंट्स, किसको एस्टिमेट करना है, वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा. ये हमारे पास जो मॉडल हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया था, ये देखें वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई स्टारक प्लस एप्सिलॉन आई. इक्वेशन ए को हमने डिफ़ाइन किया था. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस और बीटा, हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, बीटा जो एक्स आई स्टारक था, एक्स एक्स स्टारक एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई, इसकी वैल्यू प्लग इन कर दी है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब यह सब्स्टिट्यूट किया तो हमने इसको रीराइट किया है, यहाँ पे बीटा को ओपन कर दिया है. बीटा को ओपन किया तो बीटा एक्स आई बीटा डब्ल्यू आई प्लस एप्सिलॉन आई. यहाँ पे हमने अब क्या किया है कि ये नेगेटिव टर्म है, इसको हम एप्सिलॉन आई की उस तरफ ले जाते हैं, तो ये देखें. और अब हमने क्या किया कि इस पूरी होल दोनों टर्म्स को हमने एक टर्म कंसिडर, एक वैल्यू एप्सिलॉन आई स्टारक से शो कर दिया है. ठीक है, वेयर एप्सिलॉन आई स्टारक इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई माइनस डब्ल्यू आई. जी स्टूडेंट्स, अब क्या है, एप्सिलॉन आई स्टारक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेडिक्टिव वेरिएबल एक्स आई. हाँ, एप्सिलॉन आई स्टारक हमारे पास क्या है, प्रेडिक्टिव वेरिएबल एक्स आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये दोनों इनकी जो वैल्यू है आपस में वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इनको आप कोवेरिएंस टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं. कोवेरिएंस एप्सिलॉन आई स्टारक एक्स आई दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, तो इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं. ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद जब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई स्टारक, वो अजम्पशन है कि वो ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एप्सिलॉन आई स्टारक एक्स आई, हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई स्टारक रह जाता है, क्योंकि साथ जो हमारे पास जो इसका मीन है एप्सिलॉन आई स्टारक का वो ज़ीरो हो जाएगा. अब जब ये फॉर्म इक्वेशन रह गई है, अब हमने क्या करना है, एप्सिलॉन आई स्टारक की हमने एक वैल्यू डिफ़ाइन की थी, एप्सिलॉन आई माइनस बीटा डब्ल्यू आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इक्वेशन बी. तो अब हमारे पास इसको इक्वेशन बी का नाम हम दे देते हैं. हमारे पास एक हमने फॉर्म जो डिफ़ाइन की थी, एक्स आई इज़ इक्वल टू एक्स आई स्टारक प्लस डब्ल्यू आई, इस पर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दिया है. ठीक है, मीन एवरेज अप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू आई जो है वो ज़ीरो हो जाता है और पीछे जो रह जाएगी वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज़ इक्वल टू एक्स आई स्टारक. एंड आफ्टर दिस एक्स आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू एक्स एक्स स्टारक रह चुकी है. ये यहाँ से ये टर्म कैसे आई है, ये देखें, हमने ये जो स्टार्ट में डिफ़ाइन की थी एक्स आई इज़ इक्वल टू एक्स आई स्टारक प्लस डब्ल्यू आई, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स आई स्टारक की जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यहाँ से डब्ल्यू आई की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो डब्ल्यू को जब हम अकेला छोड़ेंगे तो एक्स आई स्टारक इस तरफ मूव कर जाएगा और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. देख लें, डब्ल्यू आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई स्टारक. उसके बाद डब्ल्यू आई इज़ इक्वल टू एक्स आई. अब इस पर हमने क्या करना है,
एक्स आई स्टेरिक हमारे पास कहाँ से आया है? एक्स आई स्टेरिक की वैल्यू जो थी यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई के इक्वल है और यहाँ पे हमने इसके इक्वल ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन बी, यहाँ पे ये देखें इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी में हमने क्या चेंजेस करनी है, क्या पुट सब्स्टिट्यूट करना है, क्या रिमूव करना है, अभी वो भी आप देख लें इक्वेशन बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोवेरियंस एप्सिलॉन स्टेरिक एक्स आई, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इक्वेशन बी में हमारे पास जो था देखें एप्सिलॉन आई माइनस डब्ल्यू आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई बीटा डब्ल्यू आई उसी तरह रहेगा, और जो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई है ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू आई के इक्वल है। तो डेफिनेटली इक्वेशन बी में जो हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली इक्वेशन बी में, ठीक है, उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डब्ल्यू आई को। अब उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या करना है, डब्ल्यू आई को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई डब्ल्यू आई एंड माइनस बीटा डब्ल्यू आई, ये सेम है तो स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे, इक्वेशन सी इसको नाम दे देंगे। देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, अब हम सिर्फ जस्ट हम कोवेरियंस एप्सिलॉन आई का लेते हैं, यानी कि ये सपोज करते हैं इंडिपेंडेंट है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या एप्सिलॉन आई, यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन आई है वो ज़ीरो हो जाता है एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू आई भी ज़ीरो हो जाएगा, ये क्योंकि एरर टर्म है, ठीक है। एरर टर्म जब ज़ीरो हो जाती है तो ये देखें हमारे पास क्या है, ये होल ज़ीरो हो जाएगा, इसके इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई डब्ल्यू आई जब ज़ीरो के इक्वल होगा तो इसको हम इक्वेशन सी में पुट कर देंगे। इक्वेशन सी में यहाँ पे देखें एप्सिलॉन आई डब्ल्यू आई क्या है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सब प्लग इन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड ज़ीरो फिर हम नहीं लिखते और जस्ट हमारे पास रह जाएगा माइनस बीटा एस के डब्ल्यू। अब यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं बिकॉज बीटा एंड सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू कैन नॉट बी ज़ीरो ड्यू टू द कोरिलेशन ऑफ प्रिडिक्टिव वेरिएबल एंड एरर। किसकी ये ज़ीरो नहीं हो सकता, किसकी वजह से कि हमारे पास जो एरर एंड प्रिडिक्टिव वेरिएबल का आपस में क्या है वो कोरिलेशन है, ठीक है। विच violates an important assumption of CLRM classical linear regression model। अब हमारे पास एक OLS की जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इजम्पशन है कि जो प्रिडिक्टिव वेरिएबल और जो एरर है वो क्या है, हमारे पास उनका क्या है कोरिलेशन। जब ये वाली इजम्पशन कोरिलेशन ठीक है तो ये जब इजम्पशन वायलेट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि दैट द प्रिडिक्टेड वेरिएबल इज़ अनकोरिलेटेड विद द डिस्टर्बेंस टर्म। अभी हमने पहले क्या डिफाइन किया था कि प्रिडिक्टिव वेरिएबल जो है वो एरर टर्म के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे उनकी वैल्यू एरर की वैल्यू प्रिडिक्टिव की वैल्यू जो है एरर की वैल्यू की वजह से इफ़ेक्ट होगी, उसका रिज़ल्ट एरर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उस एरर की वजह से इफ़ेक्टेड होगा। लेकिन जब ये जम्पशन वायलेट हो जाती है तो देन हम क्या कहते हैं कि जो प्रिडिक्टिव वेरिएबल है वो एरर टर्म के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अनकोरिलेटेड है, ठीक है। इन दिस केस द OLS एस्टिमेटर आर नॉट बाइस्ड बट आल्सो इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, OLS एस्टिमेटर क्या है वो बाइस्ड भी जो है वो बाइस्ड होंगे और इनकॉन्सिस्टेंट भी होंगे। इन केस ऑफ OLS एस्टिमेटर रिमेन एंड इन केस ऑफ n गोज़ टू इन्फिनिटी, जब हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं तो इस केस में हमारे पास एस्टिमेटर बाइस्ड रहेंगे। नाउ टेक, अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है, ये OLS एस्टिमेटर की इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पे इसको हमने स्टेरिक से शो किया है। अब इसको हम इस तरह डिफाइन देखिए, समेशन एक्स आई स्टेरिक वाई आई समेशन एक्स आई स्टेरिक का स्क्वायर, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं।
समेशन एक्स आई स्टेरिक माइनस डेविएशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वाई आई माइनस वाई बार। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स आई किसके बराबर था, एक्स आई स्टेरिक प्लस डब्ल्यू आई, एक्स आई स्टेरिक यहाँ पे एक्स आई डब्ल्यू इस तरफ आ गया, ठीक है। अभी जब यहाँ पे हमने एन को डिवाइड किया तो सब पे समेशन को मल्टीप्लाई किया, एन को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया मीन, यानी कि ये देखें ए एवरेज के फार्मूले को शो कर रहा है, एक्स आई बार स्टेरिक प्लस इज इक्वल टू एक्स बार एंड माइनस डब्ल्यू बार, ठीक है। ये आगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो हमारे पास ये जो ऑल एस एस्टिमेटेड की नॉर्मल इक्वेशन थी जो कि हमने एक्स आई स्टेरिक प्रेडिक्टिव वेरिएबल स्टेरिक से शो किया, उसको हम डेविएशन की फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, ये पहले भी आप कर चुके हैं, एक्स आई स्टेरिक माइनस एक्स बार स्टेरिक, वाई आई माइनस वाई बार, एक्स आई स्टेरिक माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे एक्स आई स्टेरिक की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक्स आई स्टेरिक इज इक्वल टू एक्स आई माइनस डब्ल्यू, तो वो हमने प्लग इन कर दी, और एक्स बार माइनस डब्ल्यू बार यहाँ से आया जो अभी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, ये प्लग इन कर दिया, वाई आई माइनस वाई बार उसी तरह है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स आई स्टेरिक की वैल्यू प्लग इन होगी, एक्स आई माइनस डब्ल्यू, और माइनस एक्स बार की वैल्यू एक्स बार माइनस डब्ल्यू प्लग इन होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम ओपन कर देते हैं इस टर्म को, इनको ओपन जब करेंगे तो एक्स आई माइनस डब्ल्यू आई माइनस एक्स बार प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ज़रा आप, एक्स आई और एक्स बार को हम कंबाइन कर लेते हैं, और डब्ल्यू आई और डब्ल्यू आई जब इसको माइनस डब्ल्यू आई और डब्ल्यू बार को जब कंबाइन करेंगे तो माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर जो डब्ल्यू के साथ प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब अगर दोबारा आप माइनस मल्टीप्लाई करते तो वही टर्म आ जाती है माइनस डब्ल्यू एंड माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू, ठीक है। हमने इनको सेम जो नोटेशन वाले वेरिएबल थे उनको हमने कंबाइन कर दिया है, वाई आई माइनस वाई बार उसी तरह रहेगा और ये डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। नाउ वी अप्लाई प्रोबेबिलिटी लिमिट n goes to infinity then we get। अब इस पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई की है, एसिम्पटोटिक भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करके ये ऊपर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, इसके डिनोमिनेटर के साथ भी, और अब यहाँ पे उसी तरह से बस, ठीक है, आपने कर दिया साथ। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, डिवाइडिंग एन इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब एन को हमने इसकी, ये हमारे पास देखो ऊपर वाली टर्म नज़र आ रही है, इसके ऊपर यानी कि नोमिनेटर का मतलब ये है कि यहाँ इसका नोमिनेटर तो ये है ना, ठीक है, इसके नीचे एन को डिवाइड करेंगे लेकिन ये इसका एन डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर पे, इसका डिनोमिनेटर क्या इसके नीचे है, ठीक है, उसके नीचे भी हम एन को डिवाइड करेंगे। ये देख लें यहाँ पे ये हम एन को डिवाइड किया है 1 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे एक स्टेप, 2 स्टेप मिसिंग है, मतलब मिसिंग मीन्स के आप उसको समझ लें खुद ही, ठीक है स्टूडेंट्स, वो इतने मुश्किल नहीं। आप जब एन 1 बाई एन को डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह आ जाएगा, जब 1 बाई एन को डिवाइड करेंगे पहले ये कॉमन होगा, फिर 1 बाई एन इसके साथ भी आ जाता है, ठीक है। और फिर अब आगे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक 2 स्टेप जो हैं हम शॉर्ट हैं, ठीक है। 1 बाई एन को डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू बार इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे देख लें एक्स आई माइनस एक्स बार डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू बार, इस तरह ये जो एन को हमने नीचे डिवाइड किया था, इनके नीचे डिवाइड किया था तो ये वो एन है, ठीक है। इस टर्म के ये टर्म इसके साथ हुई, ठीक है, इसके साथ तो 1 बाई एन जो कि एन डिवाइड किया था, फिर माइनस अब ये टर्म एन डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू बार वाई आई माइनस वाई बार, तो इनके नीचे जो एन डिवाइड किया है 1 बाई एन ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो एन डिवाइड किया है, डेफिनेटली जब हम नीचे एन डिवाइड करते हैं तो उसको जो बाहर लिखते हैं तो 1 बाई एन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकली वो रूल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। पेज नंबर 8, यहाँ पे कुछ एजम्पशन से इंडिपेंडेंसी की देखें, जब इंडिपेंडेंट होते हैं बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, इंडिपेंडेंसी हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी लिमिट में, तो डेफिनेटली देखें इन दोनों की आपस में डब्ल्यू और वाई की जब इंडिपेंडेंसी आपस में ये इंडिपेंडेंट है, यानी एक दोनों की वैल्यू का आपस में कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर आंसर 0 आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि स्टूडेंट
डेफिनेटली अगर ये डिपेंड कर रहे हैं तो फिर वो वैल्यू कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस हो रही है, तो वो कोई वैल्यू बन जाती है। और अगर हमारे पास इनकी इंडिपेंडेंसी आपस में डब्ल्यू और वाई की, तो डेफिनेटली डब्ल्यू की अगर कोई वैल्यू है तो कोई वैल्यू उनकी कोई फ़र्क नहीं, तो इसका मतलब है डब्ल्यू की वैल्यू की वजह से वाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं, और वाई की वैल्यू की वजह से डब्ल्यू की वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कहते हैं ज़ीरो। ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये ज़ीरो वैसे कैसे आया है, देखिए n गोज़ टू इन्फिनिटी, n जो है उसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पे जब पुट होती है तो 1/इन्फिनिटी, यानी कि नीचे इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, अब इज़म्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंसी बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। ठीक है, अब पहले हमने डब्ल्यू और वाई की चेक की थी, अब डब्ल्यू और एक्स की चेक करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप स्टेप्स गौर से देखें, ये वही पिछला जो स्टेप है वही कंटिन्यू है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/n समेशन, ये तो वही टर्म आ रही है। अब इसको हमने सेपरेट कर दिया है, तो हमारे पास देखें ये वाली जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी अभी हमने जिसकी एजम्पशंस बताई थी कि एजम्पशन बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई एंड एजम्पशन बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, तो उस पर प्रोबेबिलिटी लिमिट यहाँ पे अभी कॉमन है, तो जब हमने इसको अगले स्टेप में प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई किया तो वो इधर भी आया, और ठीक है, और वो यहाँ पे भी हमने अप्लाई की। ठीक है, तो वो ज़ीरो के, ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और जब हमने इसको इधर, अब ये डिनोमिनेटर है तो ये जो वैल्यू है वो इसके नीचे भी है, और ये वाली वैल्यू इसके नीचे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये दोनों टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने कहा डब्ल्यू और वाई के साथ ज़ीरो, और डब्ल्यू और एक्स की जो इंडिपेंडेंसी है वो भी ज़ीरो है। तो वो ये स्टेप वो चल रहा है कि जब हमने इसको सेपरेट किया तो यहाँ पे वो जो टर्म है प्रोबेबिलिटी लिमिट जो अप्लाई हुई है उसके साथ वो n गोज़ टू इन्फिनिटी हो गया, वो ज़ीरो की टर्म, और नीचे जो टर्म है हमारे पास एक्स आई एंड डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो चलें, ये इसके साथ जब ऊपर वाली टर्म डेफिनेटली ज़ीरो होती है तो ये सारा टर्म फुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ ये टर्म रह गई है, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, एंड देन 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू बार का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से हम प्रोबेबिलिटी लिमिट को बाहर कॉमन ले लेते हैं, वैसे क्योंकि बार बार लिखोगे तो फिर टाइम भी वेस्ट होता है, तो हमने इसको दोबारा से कॉमन ले लिया है। अब 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वही उस तरह आ गया। अब नीचे हमारे पास देखें अगर आप गौर से, तो यहाँ पे एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अप्लाई होगा तो ये देख लें, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर एंड माइनस 2a ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है a बाय अप्लाइंग a माइनस बी को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने कहाँ पे यूज़ किया, अबव इन डिनोमिनेटर, यानी कि अबव इक्वेशन में डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, ये जो है ना ये, ठीक है, इसमें ये टर्म फार्मूला अप्लाई करके ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, ये ऊपर हमने अगर प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे ये स्टेप शॉर्ट है। ठीक है, और ये बहुत इजी स्टेप, आपको खुद भी समझ आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी लिमिट अगर दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कर भी दिया है, प्रोबेबिलिटी लिमिट यहाँ पे कॉमन था, दोबारा से इसको ओपन कर देते हैं तो ये इस पे आ जाता है, इस पे इस टर्म पे भी आएगा। ठीक है, और इस टर्म पे भी जब आएगा, तो इस टर्म पे जब आएगा तो हमारे पास ये देख लें स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो 2 था, 2 को अब इधर लिख लें। ठीक है, 2 को कहीं भी लिख लें, 1/n इस तरह लिख लें, 2 को बाहर लिख लें इसके साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे लिखा भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हमने इनकी इंडिपेंडेंसी में कहा था। यहाँ पे हमने ये x और y की ये टर्म जो है हम पहले लिखें या बाद में लिखें, ठीक है, एक ही बात है। अगर ये टर्म इधर है या एक टर्म इधर है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 और
3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, इसी तरह 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आता है। प्रोडक्ट फॉर्म में पोजीशन चेंज करें तो वैल्यूज़ आपके पास वही आती है, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 2 है, तो 10 × 2 20। अगर यहाँ ये मैं पहले लिख लेती तो 2 इधर आ जाएगा, अब 10 2 × 10 20, ठीक है। 10 × 2 20 एंड 2 × 10 20, तो वैल्यूज़ तो एक ही आ रही, बात एक ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी लिमिट और ये जो 2 है, ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1/n आप रहने दें, ये 2 को इधर कहीं लिखते हैं, 2 किधर लिखते हैं, एक ही बात है। ये साइड टर्म 0 हो जाएगी। ये हमने ये देखे बाय यूजिंग एजम्पशन, हमने ऊपर वाली एजम्पशन अप्लाई की है। अब जब यहाँ पे ये 0 होगा तो हमारे पास रह जाते हैं स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी लिमिट 1/n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार, प्रोबेबिलिटी लिमिट 1/n समेशन xi माइनस x बार प्लस wi माइनस w बार, ठीक है। जस्ट हमारे पास ये टर्म रह जाएगी क्योंकि ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे हम चलते हैं पेज नंबर 9 पे। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी लिमिट 1/n। अब यहाँ पे ये बड़ा शॉर्ट सा स्टेप है, यहाँ से मैं आपको दोबारा बताती हूँ पेज नंबर 8 पे ताकि आप कंफ्यूज ना हों। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे ये जब ये टर्म रह चुकी है तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि जो 1/n और 1/n देखें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम ही कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये कॉमन ले लेनी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिमिट को हम दोबारा से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, बार बार हमें इसको लिखना ना पड़े। तो जब इस टर्म को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ जब बाय डेफिनेटली कॉमन लेंगे इस टर्म को तो अंदर तो 1 कुछ नहीं रहेगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस तो wi। अब ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जब हम कॉमन लेते हैं तो ये एक टर्म इधर भी होनी चाहिए, ये वाली टर्म इधर भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब ये यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते तो यहाँ तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे तो ये वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे फिर एक रूल अप्लाई होता है, ये वाली जो टर्म है डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि जब हम दोबारा इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो अपनी जगह पे आ जाएगी ये वाली टर्म, और अंदर ये जब ऊपर आएगी तो ये इस टर्म के साथ ये नीचे भी होगी, कट जाएगी। अब इसको देखिए यूँ मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास ये वाला वो है 1/n और ये कट गया, अब प्रोबेबिलिटी लिमिट कॉमन ले लिया और ये वही टर्म है। अब नीचे वाली जो टर्म थी इसको मैंने कॉमन लिया, जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया है, तो 1 रह गया। अब डेफिनेटली ये वाली टर्म इधर तो नहीं थी तो इसलिए ये वाली टर्म डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने इसको कैंसिल आउट तो हमने इसको बाद में किया था, क्योंकि हमारे पास जो अंदर टर्म थी वो 1/n क्या थी, 1/n समेशन xi, हमने पूरा उस टर्म को हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो टर्म है अगर दोबारा आप 1/n और समेशन xi माइनस x बार को अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है जब ऊपर आएगी, ऊपर डेफिनेटली ये नीचे तो नहीं आ रही ना, ऊपर आएगी, इधर आएगी, तो ये वाली टर्म और इस टर्म से इधर जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास दोबारा से ये टर्म रह जाएगी। तो ये वही पोजीशन बन जाती है, ठीक है, जो अभी हमने इसको डिफ़ाइन किया था। अब हमारे पास ये क्या है, ये किसका फार्मूला, देखिए ये हमारे पास वेरिएंस का आपको फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। ये वेरिएंस का फार्मूला है और wi इसमें वेरिएबल है तो wi से शो करेंगे। अब ये हमारे पास कौन सा है, ये भी वेरिएंस का फार्मूला बन रहा है तो ये हम x से शो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1/n कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी लिमिट यहाँ पे कॉमन की फॉर्म में लिखी हुई है, ये ऊपर वाली टर्म है और ये नीचे वाली समेशन। अब यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो मैं कर सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 है और प्लस ये सिग्मा वेरिएंस है ना, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर w की नोटेशन है तो w नीचे लिख देते हैं और ये x की नोटेशन में तो x स्क्वायर की नोटेशन में सिग्मा स्क्वायर x की नोटेशन में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब एज वी नो दैट हमारे पास एक ऑल एस एस्टिमेटेड की इक्वेशन है बीटा
समेशन एक्स आई वाई आई समेशन। अब ये तो बार बार रिपीट हो रही है तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम डेविएशन फॉर्म में लिखते हैं, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार एंड समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, समेशन एक्स आई ये तो उसी तरह रहेगा, ठीक है, एक्स आई वाई आई एक्स आई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, ये देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, ये डिवीजन की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो ऊपर इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इधर हमने क्या चेंजेस करनी है, ये देखिए ये किस फॉर ऑल एस एस्टिमेटर को शो कर रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समेशन एक्स आई वाई आई समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ऊपर हमने ये वाली वैल्यू जो है पहले ये थी ना ये ऊपर, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप गौर से देखिए ये किसकी वैल्यू बन रही है, ये देखिए बीटा कैप की, ये किसकी वैल्यू है, बीटा कैप से डिफाइन कर रहे हैं, बीटा ऑल एस एस्टिमेटर है, ठीक है, ऑल एस एस्टिमेटर। अब यहाँ पे बीटा कैप आ गया और ये टर्म उसी तरह आ गई और प्रोबेबिलिटी लिमिट बाय कॉमन है। अब एक और चीज़ ये देखिए, प्रोबेबिलिटी लिमिट बीटा कैप इज इक्वल टू बीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे बीटा कैप ठीक उसी तरह ही आ गया, यहाँ यानी कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, बीटा के इक्वल हो गया, अपने पैरामीटर के हो गया, यहाँ पे बीटा आ गया, ये तो वो पहले से है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स। इक्वेशन डी से हम इसको किससे करेंगे, इक्वेशन डी से करेंगे। इन इक्वेशन डी sigma square w and sigma square x are the variances of the w and xi. sigma square w denotes the measurement। अब ये जो हमारे पास वेरिएंस है ये क्या है, डिनोट्स द मेजरमेंट ऑफ एरर, ये मेजरमेंट ऑफ एरर को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि अब एक मिनट में आपको समझाती हूँ। डिनोट्स द मेजरमेंट ऑफ एरर इज एक्सटेरिक, इसका है एक्स एक्सटेरिक प्रिडिक्टिव वेरिएबल में, ठीक है, एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स इज़ द वेरिएंस ऑफ द ट्रू एक्स वैल्यू। अब यहाँ पे ये क्यों हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एरर को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि देखें बीटा कैप बीटा के इक्वल नहीं है, इसके साथ ये डिवाइड में एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ पुट होंगी तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 10 होगी और नीचे फिर इनकी वैल्यूज़ पुट होंगी तो वो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए ये 22 हो गया। अगर यहाँ पे हम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ठीक है, हमारे पास ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर सिर्फ बीटा रह जाएगा और ये जो कि अनबाइस्ड है, ठीक है, अनबाइस्ड हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन डी है वो किसको शो कर रही है, मेजरमेंट ऑफ एरर को शो कर रही है। अगर हम ये कहते हैं कि इक्वेशन डी में नो मेजरमेंट ऑफ एरर, ठीक है, देयर इज़ नो मेजरमेंट ऑफ एरर इन प्रिडिक्टिव वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जब 0 गई तो ये सारा 0 हो जाएगा और हमारे पास बीटा रह जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी लिमिट बीटा कैप इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि बीटा कैप इज़ इनकंसिस्टेंट, यानी कि बाइस्ड है, ठीक है, अनबाइस्ड नहीं है। इफ़ देयर आर नो मेजरमेंट एरर, ये बात अभी मैंने आपको समझाई कि अगर हमारे पास नो मेजरमेंट एरर हो, यानी कि प्रेडिक्टिव वेरिएबल एक्स में हमारे पास एरर एग्जिस्ट ना करे, तो इसका मतलब है कि जो वेरिएंस डब्ल्यू की वैल्यू वो 0 हो जाती है, ठीक है, डेफिनेटली वो 0 होगी तो सब सारी टर्म 0 हो जाएगी और फिर बीटा कैप अकेला हमारे पास रह जाएगा। बीटा कैप विल प्रोवाइड द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये बीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, यानी अनबाइस्ड है। सिंस द रेशो, अब ये जो रेशो है फार्मूले की, ठीक है, इस फार्मूले की रेशो जो है इसको, ठीक है, ये जो रेशो है इसकी बात हो रही है। सिंस द रेशो शैल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, लेकिन ये रेशो हमेशा क्या होगी, 0 से ग्रेटर है, ठीक है। अब इस सेंस में ये 0 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हेन सैम्पल साइज एन इज़ इंक्रीज, अगर हम एन को इंक्रीज़ भी कर देते हैं सैम्पल साइज वेरिएंसेस के फार्मूले में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो बीटा कैप है वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर से कम हो जाएगा, ठीक है।
दस बीटा कैपिस इज सिम्पथेटिकली बाइस्ड एंड इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास इस केस में प्रेडिक्टिव वेरिएबल में जब एरर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास जो ऑनेस्ट एस्टिमेटर है वो बाइस्ड और इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। देयरफॉर मेजरमेंट एरर्स क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम इफ़ दे आर प्रेजेंट्स इन द प्रेडिक्टर वेरिएबल। ये मेन कंक्लूजन है। You should give importance to this statement. Therefore, measurement errors create a serious problem if they are present in the predictor variable. तो आपके सामने यहाँ पे देखें इक्वेशन डी से हमारे पास क्या शो हुआ है। इक्वेशन डी से हमारे पास जो रिज़ल्ट शो हुआ है वो बाइस्ड है। यहाँ पे अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती तो हमारे पास जस्ट फिर ये क्या हो जाता, अनबाइस्ड रह जाता। इसकी वजह से जो सॉल्यूशंस हैं टू रिमूव बाइसनेस इन दिस केस क्लासिकल अप्रोच एंड इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, ये तो आप कर भी चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।